हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स की विभिन्न विचारों के बारे में, उनके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनको संप्रभुता का प्रथम प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में, कानून और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, उनके द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व। ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परिभाषित करने के लिए दो विरोधी विचारधाराएं हैं, व्यक्तिवाद और निरंकुश संप्रभुता। अर्थात ये दोनों विचारधाराएं अपना विपरीत मत रखते हुए यह तय करती है कि व्यक्ति और राज्य में किस प्रकार के संबंध होते हैं या व्यक्ति और राज्य में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। तो हॉब्स जो थे, उन्होंने निरंकुश संप्रभुता सिद्धांत का निर्माण किया था और उन्होंने निरंकुश राजसत्ता का समर्थन किया था। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो निरंकुश संप्रभुता के समर्थक होने के कारण उनकी विचारधारा संप्रभुता को महत्व देने वाली है या निरंकुश संप्रभुता को महत्व देने वाली है। तो ऐसे में उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व जो है वो उनकी विचारधारा को विरोधाभासपूर्ण बनाते हैं। लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि प्रोफेसर डनिंग, प्रोफेसर सेवाइन, इसके साथ साथ प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड। इनका ये मानना है कि हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी में स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी विचारधाराओं में दिखाई पड़ती है, इनकी विचारधाराओं में परिलक्षित होती है। व्यक्तिवादी विचारधारा का ये मानना है कि व्यक्ति जो है वो अनुपम प्राणी होता है, व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण प्राणी होता है। इसके साथ साथ व्यक्तिवादियों ने माना कि व्यक्ति जो है वो सर्वोत्तम साध्य होता है या व्यक्ति जो है वो अपने आप में साध्य होता है और राज्य जो है वो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र होता है। इसके साथ साथ व्यक्तिवादियों का ये भी मानना था कि ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं, अर्थात राज्य है, समाज है, संघ है, इन सभी का निर्माण जो है वो व्यक्ति के द्वारा होता है और इन सभी का उद्देश्य जो होता है वो व्यक्ति का हित साधन करना होता है, व्यक्ति का विकास करना होता है और व्यक्ति ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन विभिन्न संस्थाओं, इन विभिन्न संघों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वो व्यक्ति को मुख्य मानते हुए, व्यक्ति को साध्य मानते हुए जो है व्यक्ति के हित के लिए सदैव कार्य करती है या व्यक्ति के हित के लिए सदैव कामना करती है और ये मानती है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप में अनुपम प्राणी है, व्यक्ति जो है वो अपने आप में साध्य है और ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो उसके लक्ष्य की पूर्ति का साधन मात्र है। थॉमस हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व जो है प्रोफेसर डनिंग ने प्रोफेसर सेवाइन के द्वारा देखे गए। इस संदर्भ में प्रोफेसर डनिंग का कहना है कि हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद है। वह सब व्यक्तियों को की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। अर्थात डनिंग का ये मानना है कि जो राज्य में शक्ति का उत्कर्ष होता है उसका मूल आधार जो है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी तत्व है। अर्थात व्यक्ति के लिए शक्ति का उत्कर्ष होता है और शक्ति का बना रहना, राज्य का बना रहना, संप्रभुता का बना रहना वो सब व्यक्ति के लिए ही है। अर्थात मूल रूप से या मूल साध्य जो है वो व्यक्ति है और उसके हित के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही जो है वो राज्य नामक संस्था का अस्तित्व है, संप्रभुता का अस्तित्व है। अब हम देखेंगे कि हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व किस प्रकार से मिलते हैं या व्यक्तिवादी तत्व उसकी विचारधारा में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। अर्थात हॉब्स की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा थी वो समाजवाद या आदर्शवादियों की तरह नहीं थी, बल्कि उसकी धारणा व्यक्तिवादियों के अनुरूप थी और उसने ये माना कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी प्राणी होता है, व्यक्ति जो है वो लोभी प्राणी होता है, व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। उसने अरस्तु की तरह जो है सत्यवादी या यथार्थवादी विचारधारा को अपनाते हुए ये माना कि व्यक्ति जो है वो स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं के हित साधन ही जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस आधार पर हॉब्स ने माना
कि व्यक्ति जो है वो अपने उद्देश्य के लिए सारे कार्य करता है, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने स्वयं के हित साधन के लिए वो सभी संस्थाओं का निर्माण करता है और उसके लिए वो सदैव तत्पर रहता है। अर्थात उसने मानव स्वभाव में ही माना कि मानव स्वभाव जो है वो एक कोई सामाजिक प्राणी की भांति नहीं है या कोई आदर्शवादी विचारधारा उसमें नहीं होती, बल्कि व्यक्ति जो है एक लोभी प्राणी है, वो एक स्वार्थी प्राणी है और स्वहित के लिए वो सदैव कार्य करता है। तो मानव स्वभाव संबंधी धारणा में हॉब्स के अनुसार ये उसके मनोविज्ञान का तत्व निहित है। दूसरी बात हॉब्स ने कही कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अर्थात हॉब्स ने माना कि जो राज्य जो है वो कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है और ना ही कोई दैवीय उत्पत्ति से संबंधित कोई संस्था है, बल्कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था है। अर्थात व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है और उसको बनाए रखने का प्रयास किया है। अर्थात राज्य जो है व्यक्तियों के द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण किया गया है। एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य नामक संस्था का निर्माण किया गया है और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य जो है उसका अस्तित्व बना हुआ है। इस संदर्भ में प्रोफेसर सेबाइन ने कहा कि लेवियाथन के संदर्भ में वो लिखते हैं कि उनके सिद्धांत स्टुअर्ट राजाओं को, जिनका कि वह समर्थन करना चाहता है, दम्यपूर्ण उक्तियों के कम से कम उतने ही विरुद्ध थे जितने कि उन क्रांतिकारियों के जिनका वह खंडन करना चाहता था। अगला है राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। अर्थात थॉमस हॉब्स ने माना कि राज्य जो है, जैसे कि थॉमस हॉब्स ने राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम माना था या राज्य को कृत्रिम संस्था माना, और ये माना कि राज्य जो है उसकी उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है और जो है वो निर्धारित समय पे बना है, वह निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से बनाई हुई संस्था है। तो इस प्रकार से थॉमस हॉब्स ने जो है राज्य को एक साधन माना। अर्थात उन्होंने माना कि व्यक्तियों ने अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है और इस प्रकार से राज्य जो है एक साधन मात्र है। अर्थात व्यक्ति के कुछ निर्धारित उद्देश्य हैं, अर्थात व्यक्ति की आत्मरक्षा, उसकी सुरक्षा और उसका हित साधन जो है वो व्यक्ति का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य जो है एक संस्था, एक साधन मात्र है। राज्य नामक संस्था जो है एक साधन मात्र है। इस संदर्भ में वेपर ने कहने का प्रयास किया कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। अर्थात वेपर ने कहने का प्रयास किया कि राज्य जो है वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और उसका निर्माण जो है वो व्यक्तियों के द्वारा या समस्त जनता के द्वारा किया गया है और उस जनता के द्वारा ही जो है वो शासक वर्ग को सत्ता प्रदान की गई है उनको, और राज्य का अस्तित्व जो है वो व्यक्तियों के लिए है, या मतलब ये कहा जा सकता, उन्होंने कहने का प्रयास किया कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। अर्थात व्यक्तिगत हित जो है वो राज्य का। फिर है व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। अर्थात थॉमस हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि राज्य नामक संस्था का निर्माण जो है वो व्यक्तियों ने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए किया है, आत्मसुरक्षा के लिए उन्होंने राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है। तो ऐसी स्थिति में राजा की या राज्य की आज्ञाओं का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु व्यक्ति राजा की या राज्य की उन्हीं आज्ञाओं का पालन करे जिससे कि उसके आत्मरक्षा के अधिकार को आघात नहीं पहुँचे। अर्थात यदि व्यक्ति को ये लगता है कि संप्रभु के द्वारा ऐसी आज्ञाएं दी जा रही है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है, जैसे कि व्यक्ति अपने आप की हत्या करे या आक्रमणकारियों को जख्मी न करे अथवा भोजन या वायु या दवाइयों का सेवन से संप्रभु मना करे जिस पर व्यक्ति का जीवन निर्भर करता हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है संप्रभु की आज्ञाओं की अवहेलना कर सकता है या उसका विरोध कर सकता है। इसके साथ साथ हॉब्स ने ये भी कहने का प्रयास किया कि यदि संप्रभु जो है व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालकर उसको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए आज्ञा देता है तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है और वो सेना में भर्ती होने से भी मना कर सकता है। इसके साथ साथ हॉब्स ने यह भी बात कही कि यदि
व्यक्ति की आत्मरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो व्यक्ति जो है वो किसी अन्य संप्रभु के प्रति भी श्रद्धा रख सकता है। तो इस प्रकार की विचारधारा से हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि व्यक्ति जो है उसी संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा या संप्रभु की सिर्फ ऐसी आज्ञाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है जिसके माध्यम से उसकी आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसकी पूर्ति हो रही हो या उसका आत्मरक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही हो। यदि संप्रभु ऐसी आज्ञा देता है जिससे उसकी आत्मरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है या उसके जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है संप्रभु के आदेशों की अवहेलना भी कर सकता है। इस सब के अतिरिक्त हॉब्स का राज्य के कार्यों में निषेधात्मक धारणा का जो विचारधारा है वो भी व्यक्तिवाद के अनुरूप है। अर्थात हॉब्स ने ये माना कि राज्य जो है वो व्यक्ति के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा या जो है वो उसको राज्य के व्यक्ति के कार्यों में ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि शासक जो है सिर्फ या संप्रभु जो है वो सिर्फ व्यक्ति के अविवेकपूर्ण कार्य अनियंत्रित कार्यों को रोकता है। अर्थात ऐसे कार्यों को रोकता है जो कि अविवेकपूर्ण हो, जो कि अनियंत्रित हो, जो कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले हो या व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं ले जाने वाले हो, बल्कि स्वेच्छाचारी जो कार्य होते हैं उनको रोकने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सिर्फ उन्हीं व्यक्ति के कार्यों उन्हीं कार्यों को रोकेगा या व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन्हीं कार्यों को रोकेगा जिससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पा रहा हो या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही हो। तो ऐसे स्वेच्छाचारी पूर्ण कार्यों को अविवेकपूर्ण कार्य को करने को वो रोक सकता है। इसके साथ साथ हॉब्स ने ये भी कहने का प्रयास किया कि राज्य द्वारा जो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाए जाते हैं वो ऐसी बाढ़ की तरह होते हैं जो कि व्यक्ति को आगे जाने से नहीं रोकते हैं, बल्कि वो जो है व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं। तो अर्थात व्यक्ति के द्वारा जो है व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो है व्यक्ति को नियंत्रित जीवन अपनाने की बात कही गई है या ऐसा जीवन स्तर अपनाने की बात कही गई है जिससे कि उसका विकास सुचारू रूप से हो और अन्य व्यक्तियों का भी जो है विकास बाधित नहीं हो। फिर है हॉब्स के राज्य में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात थॉमस हॉब्स जो थे उनके राज्य में व्यक्तियों को रहन सहन, खान पान, विश्वास, अभिव्यक्ति, इसके साथ साथ अपने हिसाब से जीवन यापन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके साथ साथ शिक्षा प्राप्त करने की, विश्वास करने की या अपना जो विचारधारा है उसके बारे में या अपने विचारधारा का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता उसको प्राप्त थी व्यक्ति को। तो इस संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि ये जो बात है ये भी व्यक्तिवाद के अनुरूप है। इसके साथ साथ हॉब्स जो थे वो ये मानते थे कि व्यक्ति जो है अपने विश्वास और अभिव्यक्ति जो है वो स्वयं की इच्छा अनुसार रख सकता है और इसके साथ साथ धर्म के प्रति भी वो जो है अपनी इच्छा अनुसार विश्वास कर सकता है। वो व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करे, ये संप्रभु को कोई उसके व्यक्ति संप्रभु जो है उसके ऊपर कोई बाध्यता या कोई नियंत्रण नहीं लगाता है, बस उसका बाहरी व्यवहार जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, वो दूसरे व्यक्तियों के अनुसार, वो राज्य के अनुसार होना चाहिए। इस संदर्भ में हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि व्यक्ति की बुद्धि और अंतःकरण जो है वो व्यक्ति का स्वयं का विषय है, वो राज्य के नियंत्रण से बाहर है और राज्य उस पर नियंत्रण भी नहीं लगा सकता है। इसके साथ साथ सेबाइन ने कहने का प्रयास किया कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यकता पूरक है। अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो उसके व्यक्तिवाद की पूरक है या व्यक्तिवाद के अनुसार ही हॉब्स को संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है। हमने देखा कि हॉब्स की विचारधारा में निरंकुश संप्रभुता के तत्व तो पाए जाते हैं, अर्थात उसकी विचारधारा में निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया। इसके साथ साथ उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी विभिन्न विचारकों ने, जैसे प्रोफेसर डनिंग, प्रोफेसर सेबाइन, इन विचारकों ने उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व देखने के प्रयास किए। इस संदर्भ में निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार हॉब्स को सामान्यतः निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक ही माना जाता रहा है।
किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप से उपस्थित है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा का कहना है कि समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राज्य शक्ति का उदय और आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना, इन सबके पीछे हो इसका प्रचंड व्यक्तिवाद ही है। अर्थात विश्वनाथ प्रसाद ने भी ये कहने का प्रयास किया कि उसका समझौता सिद्धांत जो है वो व्यक्ति की आत्मरक्षा के साथ साथ जो है संप्रभु की अवहेलना, आज्ञा की अवहेलना करना, की छूट देना, ये जो है उसमें व्यक्तिवाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार ये हमारा व्यक्तिवाद के तत्व हमने होब्स की विचारधारा में देखे। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।